गांव का सफर। हरेश और अरुण, दो जिगरी दोस्त, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर गांव की सैर पर निकल पड़े थे। आज उन्होंने तय किया था कि वो आज अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि सफर का मजा पैदल लेंगे। वाह, इसी को कहते हैं आज़ादी। कोई बॉस नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस मैं, तुम और ये खाली सड़क। आज़ादी से ज़्यादा सुकून है यार। देख, मिट्टी की खुशबू कितनी ताज़ी है। शहर में तो हम ये सब भूल ही गए हैं। वो हंसते बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और अरुण अपने मजाकों से माहौल को हल्का फुल्का बनाए हुए था, जबकि हरीश खामोशी से आसपास के नज़ारों को देख रहा था। देखते ही देखते दिन से रात हो गई। वो दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। जंगल की खामोशी अब उनके कानों में चुभने लगी थी। यार, थोड़ा अजीब लग रहा है। गांव भी और कितना दूर है पता नहीं, लेकिन रास्ता तो यही है। तभी पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी में उन्हें अपने से कुछ दूर एक लड़की चलती हुई दिखाई दी। उसके कपड़े चांद की रोशनी में चमक रहे थे। वो किसी कहानी की परी जैसी लग रही थी। वाह भाई, देख, इस सुनसान जंगल में एक लड़की। यह तो कोई सपना लग रहा है। रुक जा अरुण, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी रात को कोई अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे, हो सकता है आसपास के किसी गांव की हो। चल देखते हैं। हरेश के मना करने के बाद भी अरुण धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। मजबूरन हरेश को भी उसके साथ जाना पड़ा। वो लड़की बिना पीछे मुड़े चलती रही और अचानक एक मोड़ पर गायब हो गई। अरे, ये लड़की कहाँ चली गई? मैंने कहा था ना, कुछ ठीक नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूर पर बनी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी हरेश अरुण देखते हैं कि वो लड़की उस झोपड़ी के अंदर चली गई। तभी झोपड़ी का दरवाज़ा एक तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया। हरेश, हमें जाकर देखना चाहिए। क्या पता वो किसी मुसीबत में हो। यार, मेरा दिल घबरा रहा है। ये झोपड़ी, ये जगह बहुत अजीब है। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर हमारी वजह से उसकी जान बच गई तो डर मत, चल मेरे साथ। और उनकी जिद के आगे हरेश को झुकना पड़ा और डरते कदमों से उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। दरवाजे को हल्का सा धक्का देते ही वो एक दर्दनाक चरमराती हुई आवाज़ के साथ खुल गया। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके पीछे झोपड़ी का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया। अंदर खूब अंधेरा और सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की एक अजीब सी गंध थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हवा ठंडी हो गई है। कोने में रखी एक पुरानी मेज से कांच की बोतल अपने आप खिसकी और जमीन पर गिर गई। ये देखकर हरेश और अरुण दोनों डर गए। हरेश, देख, वो रही। उन्होंने देखा कमरे के दूसरे कोने में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा खूबसूरत नहीं था। उसकी छवि धुंधली थी, जैसे किसी धुएं से बनी हो। उसकी आंखों में एक बुझ चुकी जिंदगी का खालीपन और गहरा दर्द था। उसके कपड़ों पर खून के गहरे धब्बे थे और चेहरे पर जगह जगह चोट के गहरे निशान साफ दिख रहे थे। उसने अपना मुंह खोला और जो निकली वो एक चीख थी, जिसमें दर्द, गुस्सा और बेबसी भरी थी। उसने अपना एक हाथ उठाया और एक अदृश्य शक्ति से उन दोनों को झोपड़ी के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। दोनों मुश्किल से उठे और अपनी पूरी ताकत से गांव के रास्ते पर भागने लगे। वो जैसे तैसे भागकर गांव पहुंचकर सरपंच के घर पर बैठे थे। हरेश अरुण ने सरपंच और गांव वालों को उनके साथ हुई घटना बताई। यह सुनकर सरपंच और गांव वालों के चेहरों पर डर और उदासी दिखने लगी। बेटा, जिसे तुमने देखा वो दिव्या की आत्मा है। सरपंच ने उन दोनों को बताया, दिव्या इस गांव की एक अनाथ लड़की थी। एक हादसे में उसने अपने माँ बाप के साथ अपनी आवाज़ भी खो दी थी। वो बोल नहीं सकती। एक दिन काम के लिए शहर से लौटते वक्त उसी जंगल में कुछ दरिंदों ने उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाया
और उसे मारकर उसी झोपड़ी में छोड़ दिया। वो बेचारी न चीख सकी, न किसी को मदद के लिए पुकार सकी। तब से उसकी आत्मा उस जंगल में भटकती है। वो किसी को मानना नहीं चाहती, वह बस उन्हें वो खौफ और वो बेबसी महसूस कराना चाहती जो उसने अपनी मौत से पहले महसूस किया था। यह सुनकर हरेश और अरुण की रूह कांप गई। सरपंच ने उन्हें आज रात गांव में ही रुकने और सुबह होने का इंतजार करने को कहा। दोनों दोस्त एक कमरे में चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ और भी था, एक अजीब सी खामोशी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। हरेश, क्या तुझे भी वही लगता है जो मुझे लग रहा है? हाँ, कहानी इतनी सीधी नहीं है। सरपंच और गांव वाले यह सोचकर सो गए कि दोनों लड़के सुबह होने से पहले गांव के बाहर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन आधी रात को जब पूरा गांव सो गया था, हरेश और अरुण चुपके से घर के बाहर निकले। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उनके चेहरों पर अब डर की जगह एक ठंडी दृढ़ता थी। वो दोनों वापस उसी जंगल के रास्ते पर चल पड़े। घने अंधेरे में वो उसी मनुष्य झोपड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। इस बार वो नहीं चीखे, नहीं कांपे। वो बस चुपचाप उस बंद दरवाजे को घूरते रहे, जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो। अचानक झोपड़ी का दरवाज़ा एक धीमी दर्दनाक चरमराती हुई आवाज़ के साथ अंदर की ओर खुल गया, जैसे कि कोई अंदर से उनका ही इंतज़ार कर रहा हो। दरवाज़ा पूरा खुलने पर अंदर सिर्फ गुप्त अंधेरा और वही बर्फीली ठंडी थी। अरुण ने हरेश की ओर देखा, आंखों में एक अनकहा सवाल लिए। हरेश ने एक लंबी सांस ली और चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ अंधेरी झोपड़ी की ओर चल पड़ा।